भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी आर्य बहनों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। व्हाट्सएप पर आजकल पढ़ रही हूँ तो कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पे मैं थोड़ा सा, जैसे मेरी टीम ने प्रकाश डाला, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। क्योंकि व्हाट्सएप पे जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों को कितना भ्रमित किया जा रहा है, कितना दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। उन्हीं बिंदुओं को लेकर के मैं आज आप सबके इस जो आपके मन में जितनी भी कन्फ्यूजन हो रही है, मैं उसको दूर करने का प्रयत्न करूँगी। सबसे पहली बात बैंक अकाउंट की आ जाती है कि जब साध्वी जी ने गुरुकुल संभाला था तो उस समय बैंक जो था, अकाउंट उसका बंद था। बैंक अकाउंट बंद होने के कारण हम लोगों को बहुत ही तकलीफ हुई कि हम कैसे बच्चियों का खर्चा करेंगे। उस समय हम सब बहनों ने मिलकर अपने अपने घरों से कुछ अमाउंट डालकर अपने तन मन धन से कि बच्चियां भूखी ना रहें, बच्चियों की शिक्षा वैसे के वैसे चलती रहे, हमने प्रयत्न करके सबने पैसे इकट्ठे करके गुरुकुल को चलाया। क्योंकि उनके द्वारा तो वहाँ बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया था कि गुरुकुल बंद है। शायद उसकी एक फ़ोटो किसी के पास होगी भी सही, बट उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया था कि गुरुकुल बंद है और बैंक अकाउंट भी बंद था। और हमने उसको रवानगी दे करके और उस गुरुकुल को फिर से हमने चलाया। दूसरा, आपको इस बात के लिए भ्रमित किया जा रहा है कि प्रगति जी का जो किस्सा है, प्रगति जी ने जो भी कुछ किया, मैं इसको बड़े ही विश्वसनीय सूत्रों से कह सकती हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो सुनीता पासी जी और रचना जी के कहने पर ही किया। क्योंकि वो वहाँ खड़े होकर गुरुकुल के अंदर बोला करती थी मेरे सामने ही कि मैं साध्वी जी को प्रधाना नहीं मानती, मैं तो रचना जी को ही प्रधाना मानती हूँ, जो वो कहेंगे मैं तो वो कहूँगी, रहूँगी गुरुकुल में। हमने कहा यदि आप उनको प्रधाना मानते तो आप गुरुकुल छोड़िए, आपका गुरुकुल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि शायद उसको तनख्वाह वहाँ से मिल रही थी या जो भी कुछ हो रहा था। हमने उसको बहुत नोटिस दिए, हमने उसकी तनख्वाह भी बंद कर दी कि अब आपको सैलरी यहाँ से नहीं दी जाएगी, और बहुत सारे नोटिस दिए कि आप अनुशासनहीनता करती हैं, आप वहाँ की सारी बातें रचना जी को बताती हैं। तो ये सब देने के बाद वो जब वहाँ से हिली नहीं तो हमने उनको एक दिन बोला कि आप प्रगति जी यहाँ से जाइए, आपको यहाँ से हटा दिया गया है। हमने पुलिस भी बुलवाई उसके लिए, पुलिस ने भी बोला कि आप छोड़ो यहाँ से, आपको जब निकाल दिया गया तो आप क्यों रह रही हैं यहाँ पर। लेकिन जो भी उसको पीछे से फीड किया जाता था वो वैसा ही बिहेव करती थी। तो उसने अपने आप को ही हार्म करके और हमारा नाम लगा करके और उसने कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि उसने फिर केस किया और उन्होंने आज क्या भ्रमित कर रहे हैं कि वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रही है। यदि वो हॉस्पिटल में रही तो आप मुझे उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए कि हमने उसको क्या हार्म किया था। तो वो 10 लाख से शुरू हुई कि मैं 10 लाख रुपए लूंगी तब मैं समझौता करूंगी। अल्टीमेटली 1.5 लाख रुपया वो गुरुकुल से लेकर के उठी और तब उसने गुरुकुल को छोड़ा। अब हमें नहीं मालूम कि वो 1.5 लाख रुपया उसने अपने पास रखा है या उन्होंने आपस में आवंटन किया है या जो भी कुछ किया है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ये मेरे पास कुछ कागज़ हैं जो आपको इस बात की प्रामाणिकता दिखा देंगे। ये देखिए प्रगति वाला पेपर है जिसमें वो 1.5 लाख रुपए लेकर के उन्होंने साइन करे और उसको वहाँ से हटाए। और ये वाला है पेपर, देखिए कि बैंक अकाउंट कब बंद हुआ। ये इसके पेपर्स हैं मेरे पास, जिसमें पूर्व प्रधाना श्रीमती प्रकाश कथुरिया जी का और पूर्व सह कोषाध्यक्ष उषा सरीन जी का साइन है इसके ऊपर कि उन्होंने बैंक को चिट्ठी लिखी कि हमारा अकाउंट आप खोल दीजिए। उसके पश्चात हाँ, ये देखिए ये बैंक को चिट्ठी लिखी गई उनके द्वारा कि प्रतिभा मल्होत्रा जी के साइन जो हैं वो कंपलसरी होंगे, तभी कोई चेक पास होगा। जब चेक फ्लॉप हुआ, चेक फेल हुआ, तब उन्होंने बाउंस हुआ चेक, तब हमें पता चला कि बैंक जो है वो बंद है। तब पूर्व प्रधाना जी ने बैंक जा करके और जब उनसे पेपर्स मांगे तो उन्होंने ये पेपर दिया कि देखिए वो आए थे वकील के साथ और उन्होंने ऐसी बात कही और ये वो हमें लेटर देंगे, इसलिए हमें तो अब बैंक जो है वो फ्रीज करना ही पड़ेगा आपका अकाउंट। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कभी भी चुनाव के हक में नहीं थे। हमने हमेशा, जब भी ये बात हुई तो हमने हमेशा उनसे मीटिंग की, उनको कहा
कि क्यों ना मिलकर काम करें, क्योंकि आपने भी ऋषि के काम करने हैं और हमने भी ऋषि के काम करने। हम कैसे ऋषि के एहसानों से उऋण होंगे। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। फिर भी बहुत कहने पर वो समझौते पर उतरे हमारे साथ में। उन्होंने हमारे साथ समझौता किया। उसके भी पेपर्स मैं आपके दिखाती हूँ। ये देखिए, सबके सिग्नेचर है इसके ऊपर। ये फोटो है जो उस समय खींची गई थी, जो वहाँ पर उपस्थित था, और ये सबके साइन है। ये देखिए, ये चित्र जो वहाँ पर उपस्थित थे, और ये देखिए समझौते की कॉपी। ये समझौता रचना जी द्वारा ही लिखा गया था। आप इसमें साइन देख सकते हैं। और रचना जी को ही प्रधान पद पर सुशोभित किया गया था। महामंत्री के रूप में मुझे दिया गया था, और उप प्रधान के रूप में हमारी ही एक टीम की नीरज जी को उप प्रधान का पद दिया गया था। और बाकी 4 पद जो थे वो उनको बोला गया था कि चलिए आप ही ले लीजिए। एटलीस्ट जो हमने वकीलों को पैसे देने हैं, उस समय वकीलों को सिर्फ 1 लाख रुपया ही दिया गया था अभी तक। हमने कहा हमने जो वकीलों को देने हैं, उस क्यों आप दानियों के पैसों का इतना दुरुपयोग करते हो। तो मिलकर काम करने से वो पैसा भी हमारा बच जाएगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ रचना जी को यही था कि प्रधान पद चाहिए, तो हमने प्रधान पद उनको दे दिया था। लेकिन फिर भी 2 दिन बाद वो इस समझौते से भी हट गई पीछे और कहने लगी इसे एक सपना समझ के इसे खत्म कर दीजिए। तब हमें लगा कि ये क्या आर्य है कि जो आर्य कोर्ट में जाकर के गीता पर हाथ नहीं रखता था और वो जज कहता था कि ये आर्य ये सिर्फ सत्य बोलेगा, ये अपने लिखे और साइन किए हुए से मुकर रहे हैं, तो ये आर्य तो नहीं कह सकती मैं इन लोगों को। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी कुछ है। जब इन्होंने ऐसे बिहेव किया तो हमें लगा कि नहीं, अब हमें खड़े होना चाहिए, हमें चुनाव में उतरना चाहिए। तब हम चुनाव में उतरे और हमने अपनी सभी बहनों को इकट्ठा किया, सभी को अवगत कराया सभी बातों से, और हम इस चुनाव के लिए अपनी एक टीम बना करके उनके समक्ष खड़े हुए हैं। और मैं आप सभी बहनों से बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाहती हूँ कि आप सत्यता का पूर्ण ज्ञान लें, उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहती, आप प्लीज़ बात की सत्यता को जाने, क्योंकि हम आर्य हैं। हम पहले ही कहते हैं जाने फिर माने और फिर उसका उपयोग करें। तो आप पहले जानिए, उसको फिर मानिए और फिर अपने अधिकार को उपयोग कीजिए। और एक कहते हैं ना कि एक बदलाव, एक परिवर्तन की युवा को लेकर के आना है। वैसे तो माइक से बहुत बार बोला जाता है कि युवा नहीं आता, युवा नहीं आता। हमारे घर के बच्चे भी जाते हैं तो कहते हैं वहाँ कौन दिखता है, सिर्फ सफ़ेद सर वाले लोग नज़र आते हैं और तो कोई नज़र आता ही नहीं है समाज में। ये समाज चलेगा कैसे आगे जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी। एक जनरेशन इन्होंने बीच में गायब ही कर दी। एक जनरेशन ही बस वो अपना पद पे बैठे रहना चाहती है। बीच की जनरेशन गायब तो अगली जनरेशन अगली कड़ी कैसे जुड़ेगी? अगली कड़ी नहीं जुड़ सकती है बिना उसके। अभी वर्तमान में कीर्तिनगर आर्य समाज की मंत्राणी के रूप में कार्यरत हूँ। और आपको ये कोई घमंड की बात नहीं है कि कितने युवाओं को जोड़ना युवा के ही काम है, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लें, जब तक कि आप अपने उम्र के लोगों के साथ में नहीं बात करते हैं, नहीं घूमते हैं, नहीं उनको इन सब बातों के बारे में बताते हैं, तो किसी को मालूम नहीं है। मेरी बहुत लोगों से, बहुत युवाओं से बात हुई तो उनको जब आर्य समाज का नाम मैं लेती हूँ, कहते क्या आर्य समाज क्या होता है? मतलब उन तक प्रचार प्रसार गया ही नहीं आज तक आर्य समाज का। और यही हमारा संकल्प है कि हम इस प्रचार प्रसार को, ऋषि के सिद्धांतों को, क्योंकि एक आर्य समाज ही ऐसा है जो युवाओं को अपनी तरफ खींच सकता है। लॉजिकल रीजनिंग आर्य समाज दे सकता है, वैज्ञानिकता के आधार पर आर्य समाज बात कर सकता है, जो आज की बहुत ज़रूरत है। आज का बच्चा यही चाहता है कि क्यों, पहला ही उसका प्रश्न होता है कि क्यों, मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों ये करूं, रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना, हमें ये क्यों करना है, हमें वीरवार को सिर क्यों नहीं धोना। तो इन सब पाखंडों से, इन सब अंधविश्वासों से अगर कोई युवा पीढ़ी को राह दिखा सकता है तो वो सिर्फ आर्य समाज है, वो सिर्फ ऋषि दयानंद के सिद्धांत हैं, जिनका प्रचार प्रसार किसी ने किया नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पद लोलुपता में रह गए और पद के ऊपर बैठे रह गए कि हमें बस स्टेज पर बैठने को मिल जाए, हमें हार डल जाए, हमें ये सब बातें हो जाए। लेकिन उन्होंने कभी भी ऋषि के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने का कोई भी कार्य नहीं किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे टीम के यही संकल्प हैं कि हम युवा को अपने साथ में जोड़ें और अपने साथ में हम ऐसे। और दूसरी बात कि दान के पैसे का दुरुपयोग जो आज तक होता रहा है,
इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आए, युवा पीढ़ी आगे आए और इन सब चीज़ों को होने से रोक सके। और इसके अलावा हम, ऐसा नहीं है, देखो बड़ों का सम्मान हमारी पहली पहचान रहेगा ही रहेगा। ये बात मैं प्रधान पद की प्रत्याशी होते हुए कह रही हूँ कि बड़ों का सम्मान हमारी पहली पहचान रहेगा और अनुभवी माताओं के द्वारा हम उनके अनुभव को जानेंगे और फिर अपने कार्यों को सक्रियता में लाएंगे। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि एक लंगड़ा और एक अंधा होता है। जब वहाँ पर भूचाल आ जाता है या जब वहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो वहाँ से निकलने के लिए तो अंधा कहता है कि मैं तो कुछ देख नहीं सकता, और लंगड़ा कहता है कि मैं तो गति से चल नहीं सकता। तो अंधा कहता है कि मुझे तुम अपनी पीठ पर बिठा लो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो आप ये देखिए, मैंने शब्द अंधा यूज़ किया है, लेकिन जो युवा यहाँ पर आएंगे, हम मान सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, आप हमें दृष्टिहीन कह सकते हैं, लेकिन हम आपकी दृष्टि से गतिशीलता समाज को जो युवा देगा ना, वो आप लोग नहीं दे सकते हैं। तो दोनों के सामंजस्य के साथ में जब ये चलेगा आर्य समाज, तो ये बहुत गति को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और तीसरी बात कि सुनीता पासी जी ने जब गुरुकुल बंद करवाया, आपने वो गौतम बुद्ध की कहानी तो सुनी ही है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। जिसने गुरुकुल को ख़त्म कर दिया, अकाउंट को बंद करवा दिया, सभी बच्चों को भेज दिया, वहाँ के सभी जितने भी ये कर्मचारी थे उन सबको निकाल दिया, तो बताइए कि उनकी मंशा आज क्या होगी? क्या आज वो गुरुकुल चलाएंगी? तो मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारे सारे संकल्प हैं युवा को जोड़ने के, गुरुकुल को सही रूप से चलाने के। तो आपसे मैं हाथ जोड़कर आपका समर्थन मांगती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि हम इस कार्य को कर सकें। और ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हम प्रांत को और ऋषि दयानंद को पुनः से स्थापित करके हम आर्य समाज के काम को आगे बढ़ाएंगे। जब हमने गुरुकुल में आना जाना शुरू किया तो लोगों को उसके बारे में बताया, तो कुछ लोगों ने भी अपनी इच्छा जताई कि हम भी आना चाहते हैं। लेकिन जब वो स्कूटर से आते थे और स्कूटर वाले को बोलते थे कि हमें वहाँ गुरुकुल जाना है, तो स्कूटर वाले का एक ही वाक्य होता था कि वो गुरुकुल तो कोई नहीं है, वो तो अनाथालय है। इन्होंने तो उसको अनाथालय बना करके छोड़ दिया। और मुझे ये बताएं कि प्रांत में रहकर भी इन्होंने कितनी नई महिलाओं को जोड़ा है अपने साथ, कितनी संख्या की वृद्धि की है। मैं रचना जी से पूछना चाहती हूँ कि जो वकीलों को पैसा दिया जा रहा है, गुरुकुल का पैसा, दानियों का पैसा, जो दानियों ने कितनी कर्मठता से कमा करके बच्चियों के लिए दिया, वो पैसा जो वकीलों के पास जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताएं रचना जी कि उसका जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात ये कि उनकी टीम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली निवासी भी नहीं हैं, फिर भी वो दिल्ली प्रांत के इलेक्शन लड़ करके और प्रधान पद पर या किसी भी पद पर आना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी बहनों से कि दिल्ली के कार्य के लिए दिल्ली की ही टीम का चुनाव करें और दिल्ली की ही टीम को अपना समर्थन प्रदान करें। जब से हम गुरुकुल में आए, गुरुकुल का अकाउंट बंद था, उसके बावजूद भी हमने गुरुकुल के किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। किसी भी फंक्शन करने को, कोई चाहे वो ऋषि दयानंद की जयंती हो, चाहे वो आर्य समाज स्थापना दिवस हो, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, बच्चों के जन्मदिन हो, ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनाई गई हमारे कार्यकाल में और सभी ओल्ड स्टूडेंट्स को बुला करके वहाँ पर सब बच्चों को सम्मानित किया गया और सब बच्चों को गुरुकुल के साथ दोबारा से जोड़ा गया। तो हमने अपने काम में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखी और निर्माण कार्य में भी हम पीछे नहीं हटे। भवन का निर्माण हमारे सहयोगी दानियों द्वारा हमारे निर्णय के साथ में, हमारी मीटिंग के साथ में किया गया। और श्रीमती प्रकाश कथूरिया जी जो पूर्व प्रधाना रही हैं, उन्होंने वहाँ यज्ञशाला का निर्माण करवाया। 25 लाख रुपए देकर के उन्होंने वहाँ पे यज्ञशाला बनवाई। और इस वक्त वहाँ पर आप अपनी आंखों से आकर देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, कितना सुंदर हॉस्टल ब्लॉक बना हुआ है और रसोई में कितना सुंदर काम हो रहा है। और इसके अलावा जो भी कोई छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं हर महीने, वो ऊपर के हॉल के अंदर पूरी सजावट बच्चों के द्वारा की जाती है। और अपने ही कार्यकाल में हमने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ पे पॉटर्स व्हील, ब्लॉक प्रिंटिंग और इन सदिया पेंटिंग, इन सब का भी
एक एक क्लास बच्चों के साथ में करी, और ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन हो। दिवाली पर हम उनका रंगोली कंपटीशन करवाते रहे और उनको पुरस्कृत करते रहे। जब ये साध्वी जी आई थी, उस वक़्त जब उन्होंने अपनी कमेटी बनाई तो उसमें सभी बहनों को लिया। मैंने उस वक्त साध्वी जी को कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ वैसे ही काम करूंगी, आपने जिनको पद देने हैं आप उनको पद दीजिए। तो मैंने और रेणु जी ने बिना पद के ही वहाँ पर 4 साल अपना कार्य किया और बखूबी कार्य किया। तन मन धन से अपना सब कुछ सेवा करके हमने वहाँ पर कार्य किया। कोई पद लोलुपता हमारे अंदर तब भी नहीं थी। लेकिन उस वक़्त ये बात जब मैं अभी आर्य समाज की अपनी मंत्राणी बनी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक आप पद पर नहीं हैं, आपको अधिकार नहीं होता किसी भी डिसीजन लेने का, तो पद पर आना मेरे हिसाब से एक चेंज लाने के लिए, जब आपको बदलाव लाना होता है तो आपको पद पर आना ही होता है।